जैसे हमारे दोस्त की बेवकूफी का लेवल होता है कि लेवल 1 का बेवकूफ है, लेवल 2 का बेवकूफ है, लेवल 1000 का बेवकूफ है, उस तरह से हमें पता चलता है। बिल्कुल वैसे ही एसिड की दुनिया में भी एसिड का स्ट्रेंथ होता है, मतलब उसके लेवल्स होते हैं कि कौन कितने लेवल का स्ट्रेंथ रखता है, किसकी कितनी औकात है एसिड की। और वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। किसके थ्रू पता चलता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो ये ना एक सब्सटेंस होता है, कोई एक सब्सटेंस है, ये क्या करता है, जो केमिकल है ना हमारे पास उसका नेचर पता लगाता है कि वो एसिडिक या बेसिक, एंड ये भी बता देगा कि वो जो एसिड या बेस है उसकी औकात क्या है, किस तरह से वो है, मतलब उसका लेवल क्या है। तो इसका काम क्या है? ये क्या है? सब्सटेंस, सब्सटेंस विच डिटेक्ट, जो कि डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ केमिकल। भाई कॉपी पेन निकाल लो, बाहर निकलो बेड से, बाहर आओ, बेड के अंदर थोड़ा घुसे, मतलब बेड से हटो और टेबल पे आओ और लिखो सब्सटेंस विच डिटेक्ट नेचर ऑफ केमिकल, जो केमिकल का नेचर पता लगाता है, नेचर पता लगाएगा एक, तो ये याद रखना। और दूसरी चीज उसकी स्ट्रेंथ यानी औकात पता लगाएगा। सब्सटेंस विच डिटेक्ट नेचर ऑफ केमिकल्स एज वेल एज यानी साथ ही साथ स्ट्रेंथ यानी औकात। ये वर्ड लिख लेना अपने नोट्स में, इससे ना याद रहेगा आपको। औकात, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है ऑफ एसिड और बेस। यानी अगर कोई केमिकल आप मेरे को दे रहे हो ना, तो भाई मैं उसके ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालूंगा या यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करूंगा, एंड मुझे पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। एंड इसी के साथ साथ मैं उसकी औकात भी पता लगा लूंगा, स्ट्रेंथ क्या है उस एसिड या बेस की। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको लैब में मिलेगा, पता है क्या है? वो है पीएच पेपर। पीएच, पीएच क्या होता है? देखो पीएच किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं पीएच का मतलब पोफो हो नहीं होता। पीएच मतलब क्या है? पीएच। इसका एग्जांपल क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर का? पीएच पेपर, पीएच पेपर। अब भाई नाम से पता चल रहा है ये पेपर है। ये एक पेपर होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, देखो एक पतला सा पेपर, लंबा सा, ऐसा एक पेपर है। तो ये पेज है ना, जो इस पे ना वैल्यू होती है, जैसे गेम में लेवल्स होते हैं, हमारे दोस्त की जो बेवकूफी होती है जिगरी यार की, उसकी बेवकूफी का लेवल होता है, वैसे इसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो कौन सा लेवल है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेवल, 7 लेवल। इसको बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं हम, बहुत आगे मतलब ये नहीं 1000, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसको हम 14 तक बढ़ाएंगे बस। देखो ये पेज एक्चुअल में ऐसा नहीं कि कोई लंबी सी रिबन जैसी दे देते हैं, नहीं, मैं इसको जूम करके बना रहा हूं। ये एक पीएच पेपर है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? जो पीएच होता है, पीएच, पहले तो ये समझो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि पी मतलब, देखो पी जो वर्ड है उसका मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज मतलब होता है पावर, और जो एच होता है उसका मतलब होता है हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोनियम आयन है, उसकी पावर क्या है, उससे हम पता लगाएंगे लेवल, तभी तो पता चलेगा ना कि कितने लेवल का वो बेवकूफ यानी कि एसिडिक है या नहीं। तो 1 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है, एंड 0, 1, 2, 3। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, एक चीज नहीं 3 चीज। देखो जो पीएच है, अगर पीएच 7 निकला तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल क्या होता है भाई? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि ना तो वो एसिडिक है और ना बेसिक है। कुछ ऐसे दोस्त नहीं होते जो ना तो एकदम ही समझदार है और ना ही एकदम बेवकूफ है, ऐसे को जानते हो कि नहीं? तो वैसा ही दोस्त बता देना कमेंट में, अगर कोई आपका दोस्त हो ऐसा। तो ऐसे कोई लोग होते हैं, उससे हम कहते हैं न्यूट्रल। वो न्यूट्रल, आप उसका नाम न्यूट्रल रख देना आप, मतलब मान लो उसका नाम है राजू, तो आप लिख देना न्यूट्रल राजू कमेंट में, ठीक है, मजे के लिए ऐसे ही। पीएच इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल है वो। अगर पीएच जो है वो 7 से कम है तो वो होगा एसिडिक। अगर पीएच 7 से ज्यादा होगा तो वो होगा बेसिक, नॉट स्टैंडर्ड, बेसिक। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जितना ज्यादा पीएच होगा ना, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा,
हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन उतनी कम होते जाएगी। क्या बोला मैंने कि उल्टा भी सच है। उल्टा क्या मतलब, जैसे कि अगर मैंने बोला कि पीएच जो है कम करते जाओ, आप पीएच को कम करते जाओ, लेवल्स को कम करते जाओ, ये एक तरह से आप समझ सकते हो बेवकूफी का लेवल है। तो ये लेवल्स को कम करते जाओ, पीएच को कम करते जाओ, पीएच की वैल्यू कम करोगे तो हाइड्रोनियम आयन जो है H प्लस आयन उसका कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, जितने ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पहले बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज्यादा H प्लस रिलीज करते हैं ना, पिछले वाले एपिसोड में बताया था। भाई सारे एपिसोड देख के आएगा, बीच में से आते हो फिर समझ नहीं आएगा। तो और जो पहले से आ रहा है भाई उसकी तो बल्ले बल्ले, वो तो सब समझते आ रहे हैं। पीएच जितना कम H प्लस आयन उतना ज्यादा, और जितना आयन रिलीज उतनी ज्यादा एसिड की औकात। यानी H प्लस आयन जो है वो ज्यादा, यानी कि एसिडिटी, वो वाली एसिडिटी नहीं, एसिडिक नेचर, वो वाला एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा। मतलब पीएच कम कर दो, जितना कम पीएच। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोई एक, मेरे पास एक मटेरियल है, एक मटेरियल कोई भी केमिकल है, वो ए है, उसका पीएच 1 का 2 है, और कोई बी है तो उसका पीएच है 7 मान लो, ऐसे बोला मैंने। तो मैंने पूछा कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप बोलोगे अच्छा आपने बोला एसिडिक ज्यादा, एसिडिक ज्यादा यानी पीएच कम होना चाहिए, तो आप बोलोगे ये रहा ए वाला है ना। तो जिसका पीएच जितना कम उसकी औकात एसिड की उतनी ज्यादा। ठीक, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए एकदम अच्छे से। अब जो पीएच होता है ना, उसके देखो कुछ ऐसी वैल्यूज दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे वहां पे ना अगर आप ध्यान से देखो तो इसको पीएच पेपर को कलर दे रखा है, और कलर कैसा होगा ध्यान से देखना, कलर ऐसा होगा, विबग्योर करके होगा, विबग्योर। विबग्योर तो समझते हो ना क्या होता है भाई, इंद्रधनुष के रंग होते हैं, रेनबो, रेनबो है, रेनबो बोलते हैं आप। तो जो रेनबो होता है ना उसका कलर क्या होता है, विबग्योर। और जो ये पीएच पेपर होता है, ये भी जो बी होता है वॉयलेट, इधर होता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इधर होता रहता है। मतलब यानी अगर सबसे कम पीएच होगा तो वो रेड कलर का पीएच पेपर हो जाएगा। मतलब पीएच पेपर मैंने आपको दिया और अगर तो वो रेड हो जा रहा है तो यानी आपने एसिड यूज करा है जो आप चेक कर रहे हो उसको, और इसका पीएच 1 या 0 के आसपास होगा, बिल्कुल ऐसे ही। अब जो वैल्यूज आपको याद करनी है उसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, उसको आप याद कर लेना, क्योंकि ना, और साथ में कलर्स भी याद कर लेना उसके, क्योंकि आ रखा है एग्जाम में पहले, इसीलिए उसको लिखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ लिखना उसको जो मैं कह रहा हूं आपको, कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसका पीएच आपको डायरेक्ट याद रखना है, पीएच वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है उसकी। देखो रेड, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। आपको ना डायरेक्ट याद रखना है जिस तरह से मैंने याद रखा है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। ये मैं कलर्स दे रहा हूं, मतलब पीएच पेपर पे जाएंगे तो इनका कलर्स कैसा होगा। तो नंबर 1 पे जो है वो है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, अरे भाई पेट के अंदर यानी स्टमक में हमारे जो एसिड निकलता है, कौन सा एसिड निकलता है बताना पड़ा है क्या छोटी क्लासेस में, कौन सा एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है, उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है 1.2। देख रहे हो कितना कम है। अगर ये कम है तो ये एसिडिक हुआ ना, एकदम बहुत हाईली एसिडिक, पीएच 1.2 है। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच होगा 0, एकदम स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर वेरी स्ट्रॉन्ग कोई बेस है अगर, तो उसका पीएच लास्ट क्या वैल्यू थी, 14 होगा। ये चीज आप याद रखना। मतलब जितना आप पीएच पेपर के उधर जाते जाओगे ना उस तरफ 14 की तरफ जाओगे, उतना ज्यादा उसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, एंड जितना कम कर दोगे पीएच उतना एसिडिक। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है, 1.2 याद रखना है। लेमन जूस यानी जो नींबू का जूस बनाते हो ना, उसका पीएच होता है 2.2। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.2, लेमन जूस का पीएच होता है 2.2। एंड ब्लू रंग का देखो कलर भी याद रखना, जो रेड होता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है, ऑरेंज लेमन जूस होता है, और जो ग्रीन होता है वो होता है प्योर वाटर, प्योर वाटर या फिर ब्लड। और ये जो होता है ना इसका पीएच वो होता है 7.4।
एंड जो ब्लू रंग का होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये डायरेक्ट पूछा गया है। इसके ऊपर अगर आपको सवाल देखना है ना तो भाई आज की डीपी पे जरूर सॉल्व कर लेना अच्छे से। वहां पे आपको आज की डीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट मस्त सवाल दिए एकदम सारे के सारे 10 सवाल है कम से कम आज की डीपी में। उसमें से 4-5 एमसीक्यू क्योंकि दिमाग लगाना है ना थोड़ा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका पीएच होता है 10 एंड जो सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है ना क्या होता है, NaOH, और इसका पीएच होता है सबसे हाईएस्ट 14। तो ये सारे की सारी पीएच वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना 2-3 बार लिख लेना, मतलब खुद से अपने आप से। जैसे मान लो आपने ये लिख लिया सिर्फ इतना, और उसके बाद ये वाला कलर आप खुद लिख पा रहे हो और फिर इसके बाद पीएच खुद लिख पा रहे हो। देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो अगर आप याद करने का सोच रहे हो थोड़ा तो ऑर्डर में याद करो। कैसे, देखो ROG, कोई वैसे ट्रिक नहीं बोलेंगे इसको बट फिर भी देखो समझो, ROGBV, ROGBV, ठीक है, रोग बीवी। एंड गैस्ट्रिक जूस कैसे याद करोगे, पहले पेट में पहले जूस था, फिर लेमन में जूस आया, फिर लेमन, देखो लेमन यानी नींबू और प्योर वाटर यानी पानी, और ब्लड का साथ में 7.4 ही होता है, ठीक है। देखो 1.2, 2.2, ये भी 1 है बट 0.2 लग गया, ये भी 2 है, 0.2 लग गया, ये 7.4 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, और ये 7 इसलिए क्योंकि प्योर वाटर है ना तो वो एक तरह से न्यूट्रल होता है लगभग। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है दूध, वो गोल है, मान लो गोल कटोरे में रखा हुआ तो 10 हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो तो भाई वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे हाईएस्ट, मतलब किसी भी तरह से आप याद कर लो लिख करके। अगर आप ट्रिक चाहते हो, देखो ट्रिक वगैरह काम नहीं करने वाली, इसके लिए आपको ट्रिक चाहिए क्या, ये 4-5 तो है नहीं, इसके लिए आप ट्रिक लोगे, बताओ। अब हम देख लेते हैं कि जो पीएच होता है ना, पीएच इनका यूज डेली लाइफ में भी होता है। डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो हेडिंग डालते हैं जल्दी से, पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि डेली लाइफ में भाई ये जो पीएच है इसका यूज होता है, तो भाई होता है, क्यों नहीं होता भाई। सबसे पहला यूज तो हमारे शरीर में होता है। अच्छा अगला चैप्टर लाइफ प्रोसेस बोल रहे हो आप, तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है ना उसमें आपको मिलेगा HCl गैस जो कि रिलीज होगी हमारे स्टमक से, लाइफ प्रोसेस अगला चैप्टर। अच्छा तो पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ है उसमें पीएच की बात करते हैं कि एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या महत्व है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट्स और एनिमल्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी हमारी प्यारी प्यारी बॉडी, हमारी जो शीशे में देखते हो ना निहार के एकदम सुंदर दिख रहा हो कि नहीं, शादी में जाने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी जो है अगर उसकी बात करें हम, तो उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच होता है 7 to 7.8, यानी एक तरह से मतलब लगभग न्यूट्रल हो गया। 7 न्यूट्रल होता है और 7.8 भी न्यूट्रल के आसपास ही हो गया, 7 के आसपास ही है ना ये भी, तो ये न्यूट्रल हो गया एक तरह से ह्यूमन बॉडी का पीएच जो है। ये पीएच वैल्यू है, ये कुछ और नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ह्यूमन जो है 7 लेवल का बेवकूफ है ना। और उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि देखो अगर मान लो पीएच जो है, पीएच 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए अगर पीएच किसका, रेन वाटर का, रेन वाटर समझते हो, बारिश का पानी, बारिश छम छम करती है नदियां मन्ना बहती, रेन वाटर जो है वो 5.6 से कम उसका पीएच अगर निकला तो उसको हम बोलेंगे, देखो पीएच कम हो रहा है 5.6 से यानी एसिडिटी की तरफ जा रहा है, तो ये एसिड रेन बोलते हैं इसको हम, एसिड रेन। और अब एक बात बताओ, अगर एसिड रेन, एसिड होता है खतरनाक, चाहे कोई सा भी हो, कमजोर पावरफुल तो ठीक है, पावरफुल वाला तो और खतरनाक होता है, लेकिन कमजोर वाला भी होता है खतरनाक, उसको ऐसे नहीं यूज कर सकते। तो एसिड रेन, मान लो एसिड है, वाटर मतलब वाटर रेन वाटर में है एंड वो क्या है तालाब में गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, तो जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ मतलब जो मछली रह रही है, जो पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु जो भी रह रहा है, मछली या कोई भी, या शार्क वगैरह समुद्र में रह रहे हैं, कोई भी कहीं भी पानी के अंदर रह रहे हैं, तो एक्वाटिक लाइफ बोलते हैं, जो कि पानी के अंदर लाइफ होती है, वो खतरे में हो जाएगी क्योंकि भाई पानी तो सारा वहीं पे जा रहा है ना खुले में। तो एसिड रेन की वजह से क्या होगा, एक्वाटिक लाइफ जो है, जो एक्वाटिक लाइफ है वो सफर करेगी, सफर करेगी यानी कि ये नहीं कि सफर झुंझुना झुंझुना, वो नहीं, सफर यानी कि उसको दिक्कत होगी, मतलब जिंदगी जीने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी।
दूसरा जो यूज है इसका पीएच का वो है सोइल में। तो सोइल में आपको एक चीज सिंपल सी याद रखनी है कि इसका जो पीएच है वो स्टेबल होना चाहिए बस। अब स्टेबल कैसा होगा, मान लो कोई ना मतलब कोई फार्मर है वो ऐसे कह रहा है कि ओए मेरा जो खेत है ना जो जिसमें काम करता हूँ उसमें ना उसका वो जो मिट्टी है उसकी बेसिसिटी बढ़ गई है, बेसिसिटी यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया है, तो ना मुझे ना उसको ना ठीक करना है। तो आप क्या दोगे उसको, एसिड दे दोगे, सिंपल सी बात है, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। मिट्टी न्यूट्रल होना चाहिए, पीएच स्टेबल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए बस इसीलिए। अच्छा अगर उसने बोला कि मेरा जो सोइल है वो एसिड हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया, तो आप क्या करोगे, बोलोगे बेस डाल ले भाई, है तो अलग अलग ऑप्शन दोगे। तो बस होना ये चाहिए कि उसका हमें जो पीएच है वो न्यूट्रल में लेके आना है सोइल का। तीसरा जो यूज है इसका वो है हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक में देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना आप। देखो जब हमारे स्टमक में, जैसे हम मान लो अपना खाना खा रहे हैं, लाइव प्रोसेस में तो और डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आने वाला है एकदम। लाइव प्रोसेस चैप्टर मतलब इस तरह से पढ़ाऊंगा ना भाई साहब, आपने सोचा नहीं होगा। मुझे खुद बताना, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं है, तारीफ खुद अपनी तो आप खुद ही बताना देख करके उस एपिसोड्स को कि आपको समझ आया या नहीं। इतना ऐसे समझाने की कोशिश करो, फिर अपनी तारीफ पे आ गया। तो देखो भाई उस लाइव प्रोसेस का जो चैप्टर है उसको आप खुद ही पढ़ के बताना कि आपको कैसा लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी फिलहाल। तो यहाँ पे होता क्या है ना, देखो स्टमक जो है वो इनडाइजेशन जब हो रहा होता है, स्टमक इनडाइजेशन मतलब क्या, देखो डाइजेशन यानी खाना पच गया, इनडाइजेशन यानी खाना नहीं पच रहा, तो उसको इनडाइजेशन कहते हैं। और इनडाइजेशन के टाइम पे एसिड जो है हमारे स्टमक से ज्यादा निकलता है। स्टमक क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है एसिड। एंड अगर ज्यादा एसिड रिलीज होगा, मोर HCl रिलीज होगा, तो क्या होगा, इरिटेशन होगा। इरिटेशन, इरिटेशन मतलब कि एक तरह से पेन होगा, दर्द होगा पेट में, इरिटेशन होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये एसिड है तो हमें न्यूट्रल करना है। वही एसिडिटी का एग्जांपल, दोस्त को एसिडिटी हुई थी, चांटे मारे थे, याद है ना। तो एसिडिटी HCl रिलीज हो रहा है, तो इरिटेशन और पेन हो रही है, उसको हम ठीक कैसे करेंगे, हम ना उसको बेस दे देंगे, बेस। अगर बेबी नाम हुआ तब तो और बेस दे देंगे। एंड जो बेस देंगे हम वो देंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये होता है MgOH होल ट्वाइस, ये वाला बेस हम इसको देने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे एसिड है और बेस है, रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उसका जो पेट दर्द है, जो इरिटेशन पेन हो रही है वो उसका शांत हो जाएगा। अब जो अगला इसका पीएच का यूज है वो है टूथ डिके में। टूथ डिके क्या होता है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको दंत क्षय। दंत क्षय यानी कि मतलब हमारे जो दांत है ना, दांत जो वगैरह होते हैं वो पीले हो जाते हैं, फिर सड़ने लग जाते हैं। एक तरह से सड़ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा खराब चीज हो जाएगी, तो ऐसा हो जाता है। अब वो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो भाई उसके पीछे भी पीएच का ही रीजन है, कोई और चीज नहीं है खास। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। नंबर 4 पे आ गए ना हम, टूथ डिके। तो टूथ डिके में देखते हैं क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। नंबर 4 है टूथ डिके। तो ध्यान से सुनना, देखो जो हमारा जो माउथ होता है ना, मुंह, उसका जो पीएच होता है, माउथ पीएच, माउथ पीएच अगर 5.5 होता है, माउथ पीएच 5.5 होता है लगभग, मान के चलो। अगर इससे कम हो जाए, 5.5 से लेस हो जाए, 5.5 से लेस, तो फिर टूथ डिके होने लगता है। ये पीएच का वैल्यू याद रखना है, 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके होता है। ये चीज बताओ नीचे पहली चीज तो। अब ये जो हमारा जो दांत होता है ना, जैसे मान लो ये टीथ है, ये टीथ है, कैसे बनाते हैं वो डेंटिस्ट, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे हाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो दांत है, इस पे जो ये लेयर्स चढ़ी होती है ऊपर, लेयर्स, कुछ एक लेयर्स चढ़ी होती है, वो जो लेयर्स होती है ना इसके ऊपर, वो होती है इनामेल की लेयर, इनामेल, इनामेल, इनामेल की लेयर होती है। और ये जो इनामेल होता है ना, इनामेल, जो इनामेल होता है, इनामेल, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्या बोल दिया, भेटेफाइट, एपेटाइट, भेटेफाइट नहीं है, एपेटाइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एक ना मतलब मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है। ये बेसिकली होता क्या है, ये कैल्शियम क्रिस्टल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल
ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखना ये वर्ड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट पूछा एग्जाम में, इसीलिए आपको डीपीपी में सवाल दिख जाएगा। तो जो क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट ये बेसिकली ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो इनेमेल जिसका बना होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन हमारी बॉडी के अंदर, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अगर इसका पीएच जो है, मान लो ऐसा हुआ कि इसका पीएच 5.5 से कम हो गया, किसका, हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया, तो टूथ डिके होने लगता है, यानी कि दांत वगैरह सड़ने लग जाते हैं एक तरह से। और जो इनेमल होता है वो इसके ऊपर की लेयर होती है, वो क्यों सड़ने लग जाता है वो बता रहा हूं मैं। देखो टूथ डिके में जो इनेमल जो लेयर होती है दांत के ऊपर, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, ये हार्डेस्ट होने के बाद भी ये डिके करने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। डिके यानी कि मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि खराब सा होने लग जाता है, यानी कि कोरोड होने लग जाता है, कोरोड। देखो क्या लिखने वाला मैं, देखो पहले तो एक चीज आपको याद रखनी कि ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता भाई, डू नॉट डिसॉल्व इन पानी, पानी 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 पानी। तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये डिसॉल्व नहीं होता। अब देखो एक चीज मैं कह रहा हूं कि बट इट कोरोड, पर ये कोरोड हो जाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके हो जाता है। कोरोड मतलब देखो, कोरोड का मतलब ये नहीं होता कि टूट रहा है, कोरोड का मतलब ये होता है कि वो चीज जो है एकदम खराब सी हो रही है। जैसे अगर लोहे में जंग लग रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लोहा टूट जाता है, नहीं, वो तो आप उस पर वजन डालते हो तब टूटता है, बट ये कोरोड हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसकी ताकत सी कम हो जाती है थोड़ी, ऐसे कहा जा सकता है। तो कोरोड हो जाता है तो उसकी वजह से टूथ डिके हो जाता है। फिर से समझो, समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया टूथ डिके। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम होगा तो 5.5 से कम यानी एसिडिक हो जाएगा, ये चीज भी दिमाग में रखो। तो टूथ डिके क्यों होने लग जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि इनेमल है, इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है, वो कोरोड होने लग जाती है 5.5 पीएच से कम पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है बस। और ये कोरोड जब होता है तो टूथ डिके होने लग जाता है। अब उससे बचे कैसे, ये टूथ डिके से बचे कैसे, तो हमारा जो माउथ है वो एसिडिक हो गया 5.5 पीएच से कम, यानी कि एसिडिक की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस ऐड कर देंगे अपने माउथ में। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसका प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए हम एक काम करेंगे, एसिडिक हो गया हमारा पूरा का पूरा माउथ 5.5 पीएच से कम होने की वजह से, तो इसीलिए हम करेंगे बेसिक का यूज। बेसिक यानी अपने मुंह में हम डालेंगे बेसिक चीज, और वो बेसिक चीज क्या होगी, क्या डालते हैं, टूथपेस्ट, सिंपल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्रश करो टाइम पे। ब्रश करने से क्या होता है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, यानी कि जब आपने भोजन किया, खाना वगैरह खाया तो 5.5 पीएच से कम हो गया, अगर ऐसा रहा ज्यादा टाइम तक तो टूथ डिके हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, टूथ ब्रश करते हो, जिससे कि बेसिक जो प्रॉपर्टी एसिड और बेस जब जुड़ जाता है न्यूट्रल बन जाता है, तो वो जो टूथ डिके वो नहीं होता। बस यही चीज है। अब अगला भी इसका जो यूज है वो पता है क्या है, वो पांचवा यूज, लास्ट यूज है वो पीएच का, और वो है कि जैसे आपको, अच्छा एक चीज बताओ कि जैसे आपके साथ छोड़ो, आपके दोस्त के साथ या किसी किसी के भी साथ ऐसा हुआ है कि मान लो मधुमक्खी आई और मधुमक्खी ने काट लिया, मान लो यहाँ काट लिया गाल पे, ऐसे गाल पे काट लिया और गाल फूल गया करके, ऐसा कभी हुआ है कि मधुमक्खी ने गाल फुला दिया। तो ये है पांचवा यूज, क्या है, मधुमक्खी ने गाल फुला दिया, बी स्टिंग, बी स्टिंग। और एक पत्ती होती है जिसको हम कहते हैं नेटल लीव्स, नेटल लीव्स, इसके अंदर ना बेसिकली मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड, अम्ल यानी एसिड, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है इसके अंदर। अब ये एसिडिक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एसिडिक है तो हम बेस लेकर के आएंगे ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, और जो बी ने काटा है और हमें दर्द हो रहा है तो वो होना बंद हो जाए एक तरह से। तो ये तो मिथेनोइक एसिड है, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करेंगे माइल्ड बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा वगैरह यूज किया जा सकता है। तो मिथेनोइक एसिड है, उसमें से जो निकल रहा है बी स्टिंग से, मधुमक्खी काटी आकर के, तो उसमें बी स्टिंग में मिथेनोइक एसिड है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यूज माइल्ड बेस। माइल्ड बेस क्यों यूज कर रहे हैं, माइल्ड मतलब समझते हो क्या होता है, कमजोर सा बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई। एक चीज देखो, मिथेनोइक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है,
और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, मैंने पहले बताया था। तो जब यही वीक है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग क्यों डालना? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मान लो कोई मतलब ब्रेड का पैकेट लेके भाग गया, मान लो दुकान में से चुरा लिया उसने, तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी फौजी सेना सब बुला ली और उसको पिटवाने लग गए। ज्यादा नहीं करना ना, मतलब कोई चीज कम हो रही है तो उसके लिए कम करो ना। यानी कि अगर ये माइल्ड एसिड है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसके न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट करने के लिए उस पे हमें माइल्ड बेस का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका यूज हम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मिथेनोइक एसिड का एग्जांपल लिया, मैंने बोला ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। और अगर ये ऑर्गेनिक एसिड है तो ऑर्गेनिक चीजें जो होती है वो कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये बी नेचर में पाया जाता है या हम इंसान ने बनाया इसको? हालांकि चाइना अपना खुद का मधुमक्खी बना रही है, मुझे पता है, बट फिर भी बहुत पहले बना दिया था चाइना ने अपना खुद का मधुमक्खी, बट कोई बात नहीं। पर ये नेचर में खुद पहले से था। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं, नेचुरल एसिड्स। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस चीज, मतलब जैसे बी स्टिंग है तो उसमें तो मिथेनोइक एसिड है, ऐसी और भी चीजें होंगी, उसमें कौन कौन से एसिड्स है उसके हमें नाम थोड़े से एक बार देखने होंगे ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगली हेडिंग डालो नेचुरल एसिड्स, कि कौन कौन से नेचुरल एसिड्स है जो कि भाई पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं थोड़े क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। बाकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पे आज तो, क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिल जाएंगे। तो लिखो नेचुरल एसिड्स, यानी कि जो नेचर्स में पाए जाते हैं। तो पहला है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा है सिट्रिक एसिड। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, ए सी टी मोल, मतलब मान लो कोई मोल है उसका नाम है एसीटी और मोल की स्पेलिंग भी अलग है। तो ए यानी एसिटिक एसिड, सी यानी सिट्रिक एसिड, टी यानी टार्ट्रिक एसिड। देखो लिख रहा हूं टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड। बट हमें सिर्फ नाम याद नहीं रखने की, होता किसमें बताना चाहिए। एम यानी मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक। और मिथेनोइक एसिड किसमें होता है बताना, अभी हम देख के आए ना किसमें होता है, बी स्टिंग में। हाँ एकदम सही बोला। और जो ओ है उसका मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और जो एल है उसका मतलब होता है नंबर 6 एल, वो है लैक्टिक एसिड। अब हमें ये देखना है कि ये होता किस किस में है, बस इतना सा याद रखना है। देखो आप जैसे चाउमीन जब खाते हो तो चाउमीन में ना पता है एक सफेद रंग की पानी से डलती है, उसको सिरका बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से, तो वो विनेगर होता है, विनेगर। तो एसिटिक एसिड पाया जाता है उसमें, विनेगर, विनेगर। और जो सिट्रिक एसिड होता है, अब मान लो जैसे आपने क्या किया, लेमन, लेमन है या फिर मौसमी है या फिर ऑरेंज बोल लो, तो ऑरेंज और लेमन जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे से होते हैं, एसिड, एसिड तो खट्टे होते हैं वैसे। तो लेमन और जो ऑरेंज होता है उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, यानी नींबू फैमिली के जो भी है सारे के सारे, लेमन और क्या बोला मैंने, ऑरेंज, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। अब टी से टार्ट्रिक होता है और टी से टामारिंड होता है, टी से टार्ट्रिक, टी से टामारिंड। टामारिंड समझते हो क्या होता है, इमली का बूटा, बीड़ी का पेड़, मिथेनोइक एसिड। ये तो अभी अभी देख के आए हैं, बी स्टिंग में होता है, नेटल स्टिंग में होता है या फिर नेटल लीव्स में होता है। स्टिंग मतलब समझते हो, अरे स्टिंग मतलब समझते नहीं हो, STING स्टिंग। देखो ये है स्टिंग, ये है, ये है स्टिंग, ये जो आजकल बोतल में पैक रखी जाती है। अरे ये नहीं है, स्टिंग मतलब होता है डंक, की जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी और जैसे कोई भी चीज अगर डंक जैसी लगती है तो उसे कहते हैं स्टिंग। तो बी स्टिंग और नेटल, वो प्रचार नहीं आता, वो स्टिंग पीता है, स्टिंग पीता है, यानी कि उसे एक डंक लग गई, किसकी, बिजली की डंक लग गई, तो बिजली की डंक लगते है उसको एनर्जी आ जाती है, प्रचार तो देखा ही होगा। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर लेके आया तू, टोमेटो, टमाटर लेके आया है, देखो टोमेटो में ओ है, ऑक्सैलिक एसिड, और टोमेटो लेके आया है। लैक्टिक एसिड किसमें होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, सोर मिल्क, सोर मिल्क यानी खट्टा दूध, दूध अगर खट्टा हो जाए या फिर दही बन जाए,
तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, इसको भी लिख लिख के याद कर लेना। देखो कैसे, एसीटीमोल और एसिटिक एसिड विनेगर में, वो तो याद ही हो गया। सिट्रिक एसिड लेमन यानी नींबू के फैमिली में होता है। टार्टिक, टी से टामारिंड। मेथनोइक, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, जबकि टी से ये इसका आंसर तब भी। मेथनोइक एसिड, बी स्टिंग, ये तो अभी देख के आ रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो लेके आए। लैक्टिक एसिड जो है वो सोर मिल्क और कर्ड में होता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इसके आ रखे हैं पहले। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार फिर भी देख ही लेते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यहाँ से। तो 2 क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन सा है फटाफट। 2025 का क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन 2025 का कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, पूरा नाम नहीं लिख रहा, ठीक है अभी। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो कोरोड पीएच लेस देन, मतलब कितने पीएच पे वो कोरोड होने लग जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन दिया है 7, 5, 10, 14। बताओ कौन सा है कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जल्दी बताओ फटाफट, ये तो अभी देखा था। अरे इतना आसान है, इसका आंसर 5, टिक 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 5। दूसरा जो है वो क्वेश्चन है, देखो आपको ये पता है कि 2022 में 2 बार पेपर हुआ था, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म करके। तो उसके फर्स्ट टर्म में पेपर आया था ये, यानी कि ये पेपर है टर्म 1 2022 का। तो उसमें आया था क्वेश्चन, कह रहे हैं करेक्ट कौन सा, ये बताना करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए ऑरेंज, और इसके आगे लिखा है ऑक्जेलिक एसिड, बताना कौन सा करेक्ट है। और ऑप्शन बी है श्योर मिल्क, उसके सामने दे रखा है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी है, ऐसा दिख ही गया होगा आंसर, तो है एंट स्टिंग में मिथेनोइक। देखो इसमें मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है, पहले बता रहा हूं मैं। ऑप्शन डी जो है वो है टामारिंड, और टामारिंड में तुम्हें पहले से पता है टामारिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। ये क्या लिख के दे रहे हैं, ये लिख के दे रहे हैं एसिडिक एसिड, पागल समझा क्या, इतनी भी मेमोरी तेज मतलब खराब नहीं है हमारी। तो इसका आंसर क्या है, सोर मिल्क और एंटिस्टिंग, है ना। आसान था ना सवाल। बाकी और क्वेश्चन करने हैं तो गो टू द डीपीपी, तो डीपीपी जाओ, डीपीपी सॉल्व करो, और भी क्वेश्चंस करने अगर आपको दो। बाकी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है साल्ट फैमिली। तो साल्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। देखो एसिड बेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब जो असली टॉपिक आएगा ना वो साल्ट, क्योंकि 3 चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है हमें। एसिड्स अच्छे से पढ़ लिया, बेस वो तो साथ साथ में देखते आ रहे थे। अब साल्ट्स को पढ़ेंगे, तो साल्ट फैमिली अगली जो हेडिंग हमें डालने वो है साल्ट फैमिली। साल्ट फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ना हर साल सवाल आता ही है साल्ट फैमिली से। और जो आगे मैं अगले एपिसोड में कराने वाला हूँ ना, वहां से तो और भी सवाल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल। तो अगला जो टॉपिक है लिखो साल्ट फैमिली, साल्ट की फैमिली, उनके परिवार में चलेंगे हम घुसने, हमें तो मजा आता है दूसरों के परिवार में झांकने में। साल्ट फैमिली यानी कि नमक का परिवार, नमक बोलते हैं इसको, लवण बोलते हैं, लवण हिंदी में। साल्ट फैमिली, साल्ट फैमिली। देखो अब मुझे ये बताओ साल्ट क्या होता है। तो भाई इट इज फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म होता है साल्ट। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें वाटर और सॉल्ट मिलता है, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो सॉल्ट देखो, जैसे एग्जांपल जैसे मान लो मैंने लिया अपनी तरफ से NaCl, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका पेरेंट एसिड कौन है और इसका पेरेंट बेस कौन है, ये कैसे पता चलता है। तो कुछ नहीं है, देखो ये Na लिखा है, तो ऐसा कौन सा एसिड या बेस, कोई भी एसिड या बेस है ना। Na तो बेस में होता है, एसिड में तो होता नहीं है।
तो Na में बेस होता है वो कौन सा वाला बेस होता है जिसमें Na होता है, तो वो होता है NaOH। सिंपल तो है पेरेंट बेस पता लगाना। और यहाँ पे Cl है, तो ऐसा कौन सा एसिड है इसमें Cl होता है, तो वो होता है HCl। Cl कहाँ से आया होगा, सोच के देखो ना, Cl कहाँ से आया होगा। जब HCl और NaOH की रिएक्शन कराई थी तभी तो Cl वहां से आया, HCl में से Cl आया, और सोडियम जो है वो NaOH में से आया। तो ऐसे ही मान लो और भी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो देखो Na2SO4, तो ये कहां से आया, इसका पेरेंट एसिड कौन था बताना एक बार, H2SO4, H2SO4, और ये आया कहां से, अगेन NaOH से आया। अब मान लो मैंने लिया NH4Cl, तो ये कहां से आया होगा सोचो, देखो NH4 देखो HCl है पहले, तो Cl है तो पक्का HCl से आया होगा, और NH4 तो OH भी लगा होगा, यानी कि ये आया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो एक बेस था, NH4OH से आया है। अब और भी एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके नोट्स में दे रखे हैं, आप देख लेना उसको एक बार। जैसे मान लो मैंने बोला K2SO4, तो ये कहां से आया होगा बताओ, ये आया होगा KOH और H2SO4 से, H2SO4 से। जैसे मैंने एक और लिया मान लो KNO3, तो ये कहां से आया होगा, अगेन KOH तो इसमें होगा ही, और ये HNO3 से आया होगा। तो देखो अगर मान लो मैंने कोई सॉल्ट लिया, मान लो मैंने इन दोनों को एक साथ लिया और मैंने आपसे पूछा कि इनकी फैमिली कौन सी है, तो आप ये देखो कि इनमें कॉमन कौन है, तो कौन है इसमें कॉमन बताना, सोडियम है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम फैमिली का साल्ट है। आगे समझ में फैमिली कैसे पता लगाते हैं, बहुत सिंपल है, बस आप ये देख लो क्या कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको और इसको लेता तो इन दोनों को, तो आप देखते कॉमन तो क्लोरीन है, तो आप बोलते हैं ये क्लोरीन फैमिली का है, इस तरह से फैमिली पता लगा सकते, तो वो पूछते भी नहीं है ऐसे, बस आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन फैमिली मतलब क्लोरीन कॉमन है, सोडियम मतलब सोडियम कॉमन है। अब इसमें पूछता तो इसमें बोलोगे आप पोटेशियम कॉमन है, तो पोटेशियम फैमिली का है। अब अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है साल्ट का पीएच, कि जो जो सॉल्ट हमें फॉर्म किए ना, इतने सारे ये सब सॉल्ट फॉर्म हुए, इसका पीएच कैसे पता लगाए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पीएच पता लगाओ, ये साल्ट मान लो कोई भी साल्ट दे देंगे और बोलेंगे कि इसका पीएच पता लगाओ, तो वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम हेडिंग डालते हैं पीएच ऑफ साल्ट। और ये वाला टॉपिक ध्यान से समझना, एकदम बहुत आसान टॉपिक है, वैसे ध्यान मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, मतलब बहुत आसान टॉपिक है, बस सुनते जाना सब कुछ समझ आएगा आपको। देखो टॉपिक क्या है, पीएच ऑफ साल्ट्स। तो इसमें जो साल्ट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के सॉल्ट। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो पीएच है साल्ट का वो 7 हो, पीएच जो है उसका 7 हो। एक हो सकता है जो उसका पीएच है वो 7 से ज्यादा हो, और एक हो सकता है कि उसका पीएच 7 से कम हो। यही तीन सिचुएशन हो सकती है। पीएच एग्जैक्ट तो पीएच नहीं बता सकते हम, एग्जैक्ट पीएच बताने के लिए वो ना वैल्यू दे के रखते हैं, उसकी टेंशन मत लो, बस हमें पीएच का रेंज पता होना चाहिए कि भाई कहाँ, मतलब 7 से कम है या 7 से ज्यादा है या फिर 7 है। तो 7 किसका होगा, न्यूट्रल वाले का, 7 से कम किसका होगा, एसिडिक साल्ट का, 7 से ज्यादा किसका होगा, बेसिक साल्ट का। तो इन्हीं पीएच रेंजेस के हिसाब से साल्ट को तीन तरह से बांट दिया, यानी कि अगर पीएच 7 है तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे, 7 से ज्यादा पीएच किसका होता है, बेसिक का, तो बेसिक साल्ट बोलेंगे उसको, बेसिक साल्ट। 7 से कम पीएच किसका होता है, एसिड का, तो वो एसिडिक साल्ट हो जाएगा, एसिडिक साल्ट। अब ध्यान से सुनना आगे जो मैं कहने वाला हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्या कि न्यूट्रल चीजें कैसे बनती है, सोचो जरा, क्या जो साल्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, हाँ, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जब बनता है, तो मान लो अगर मैंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो भाई ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, दोनों में तगड़े वाले टक्कर हो जाएगी। यानी कि इधर मैंने ले लिया, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल एक ले लेते हैं HCl, तो इधर मैंने HCl ले लिया मान लो, और इधर स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने ले लिया NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो साल्ट कौन सा बनेगा बताना, ये बनेगा ना NaCl। तो ये जो साल्ट बना है ना, ये इसमें जो Na है वो NaOH वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया, और Cl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, तो दोनों स्ट्रॉन्ग, सोचो दो ऐसे बंदे जो एकदम ही तगड़े हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी लड़ेगा ये भी लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे तो टक्कर हो जाएगी, और न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल इन द सेंस कि कोई जीतेगा ही नहीं एक तरह से। ऐसी लड़ाई देखिएगी नहीं इसमें, मतलब मान लो दोनों टक्कर के हैं और कोई जीत ही नहीं रहा, पता चले कोई जीत ही ना, तो ऐसा होता है
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। और जो दूसरा वाला होता है वो बेसिक। अब देखो बेसिक साल्ट कब होगा, जब रिएक्शन कराएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट बन रहे हैं, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कहीं ना कहीं बेस की जो पावर है वो अगर ज्यादा होगी, बेस की पावर ज्यादा होगी, यानी कि हम एक एसिड लेंगे और बेस लेंगे और बेस में इतनी शक्ति होगी, इतनी पावर होगी, इतनी हिम्मत होगी कि वो जो प्यारा सा एसिड है उसको दबा दे, चुन्नू से जो एसिड है उसको दबा दे। यानी ऐसे इमेजिन करो कि जो बेस है वो आप हो और जो एसिड है वो कोई आपका छोटा भाई बहन है, या फिर मान लो कोई बाहर का छोटा बच्चा है, तो उसको आप ना मान लो एक तरह से उससे सारे काम करवाते हो, उससे सब कुछ करवाते हो, एक तरह से उसको दबा के रखते हो, उससे ओपी कर लेते हो, ओपी मतलब ओवर पावर है ना, तो ओपी कर लेते हो, उससे दबा के रखते हो, उसको दबा के रखते हो तो आपकी पावर ज्यादा है, यानी बेसिक की पावर ज्यादा है, तो उसको कहते हैं बेसिक साल्ट। यानी कि बेसिक साल्ट है तो उसमें हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो एसिड है उसको वीक करना पड़ेगा, वीक एसिड। जैसे वीक एसिड का एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो कौन सा ले सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, वीक एसिड बढ़े कि नहीं बढ़े, तो हम इसमें ले सकते हैं CH3COOH, ये ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं NaOH। तो इन दोनों को मिला करके जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा, H हटा दो यहाँ से, तो वो आ जाएगा CH3COONA। अब ये एसिडिक साल्ट कहां से आएगा, अगेन वही, अब जो वो छोटा भाई था ना आपका, वो इतना नहीं झेलेगा, वो बोलेगा मैं तो मम्मी को बताऊंगा सब कुछ, बहुत परेशान कर रहे हैं ना मेरे को, अब बताओ। तो अब क्या हुआ, आपसे भी पावरफुल, आप तो बेसिक पहले पावरफुल थे, बट आपसे भी पावरफुल आपकी मम्मी आ गई मारने के लिए आपको, तो वो एसिडिक है आपकी मम्मी। सोचो, इमेजिन करो आपकी मम्मी एसिडिक है और आप बेसिक, तो आप कमजोर पड़ गए कि नहीं भाई, और छोटे से मजे लो हैं। तो बेसिक कमजोर हो गया यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो ऐसा जब हो जाता है तो वहां पे साल्ट जो है एसिडिक हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में जो तुम थे वो कमजोर हो गए, वीक बेस। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो HCl ले लिया मैंने और वीक बेस में NH4OH ले लिया, तो क्या बनेगा, OH हट जाएगा वहां से तो बन जाएगा NH4Cl। तो अगर मान लो मैं आपको साल्ट दे दूं तो क्या आप मुझे ये बता दोगे कि वो किस तरह का साल्ट है। तो चलो एक क्वेश्चन करते, समझ आया, देखते कितना समझ आया, ऐसे तो नहीं समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं, आपको बस पीएच बताना है, पीएच बताना है, क्वेश्चन राइट पीएच बताना है, पीएच 7 है, लेस देन 7 है या ग्रेटर देन 7 है, बस ये बता देना साल्ट देखते ही। तो मैं कम से कम 10 साल्ट दूंगा तुम्हें, ABCD, 2-4 मैं यहाँ पे कर दूंगा, बाकी सारे आप ना कॉपी में कर लेना, ठीक है, या फिर मन करे तो कमेंट कर देना, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कमेंट करना, बट मन करे तो कर सकते हो। FGHIJ, ABCD नहीं लिख रहा भाई, देखो क्वेश्चन है, एक तो मैंने पूछा मान लो आपसे K2SO4, तो K2SO4 देखो सबका नाम लिख देता पहले, K2SO4 कैल्शियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, CH3COONA, और इधर है CuSO4, और इधर है NaCl, और KNO3, और NH4Cl, और ZnSO4। तो आपको बताना है, ये खुद सॉल्व करना है आपको, डीपीपी में मतलब नोट्स में भी इसका आंसर नहीं है, आपको खुद सोचना है, और अगर आपको किसी पे डाउट हो रहा है तो कमेंट कर देना, टेंशन मत लेना ज्यादा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। K2SO4 जो है वो KOH और H2SO4 से आया है, और KOH भी स्ट्रॉन्ग है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, यानी दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो भाई ये न्यूट्रल साल्ट होगा, यानी है ना, हो गया ना ये, तो ये न्यूट्रल साल्ट होगा। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा और H2SO4 से आया होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। और जैसे मान लो और भी एग्जांपल बीच बीच में से ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने लिया KNO3, तो KOH और NO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, और K ये भी न्यूट्रल हो गया। अरे कुछ अलग सा ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं, देखो CH3CO वीक एसिड है, यानी कि एसिड कमजोर, वो छोटा बच्चा याद है जो एसिड की तरह हरकत कर रहा था, वो कमजोर हो गया था वो, और NOH यानी आप स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या हो गया ये कौन सा साल्ट हो जाएगा, बेसिक। बेसिक होगा तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, है ना।
तो ऐसे ही आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने, सॉल्व करने की किसका पीएच कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट का जरूरी नहीं है, करो या ना करो, बट इसको कॉपी में जरूर कर लेना एकदम अच्छे से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एकदम अच्छे से, क्या क्या चीजें हैं ये। अपना क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 2024 का। इसमें ये कह रहे हैं कि 5 सॉल्यूशन है हमारे पास, ए बी सी डी और ई, 5 सॉल्यूशन रखे हुए हैं हमारे पास, ठीक। तो पीएच पेपर सॉर्ट, पीएच इसके दे रखे हैं, इसका पीएच 4 है, इसका पीएच 1 है, इसका पीएच 13 है, इसका पीएच 7 दे रखा है और इसका पीएच दे रखा है इन्होंने 10, ठीक है। ये पीएच वैल्यू, ये सॉल्यूशन है और ये इसकी पीएच वैल्यू दे रखी है, ये इसकी पीएच वैल्यू। तो ये पूछ रहे हैं विच सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो पहला इन्होंने पूछा, देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये पूछा इन्होंने। सोच के रखना अपना आंसर, ठीक है, फिर मैं एकदम से बताऊंगा सारे के सारे। फिर पूछ रहे हैं स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक। फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि वीकली, वीकली यानी हफ्ते वाला नहीं, वीकली एसिडिक यानी कमजोर एसिडिक कौन सा है। फिर पूछ रहे हैं नंबर 4 पे, ये पूछ रहे हैं नंबर 4 पे इन्होंने पूछा वीकली नहीं न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद नंबर 5 पे ये पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा वीकली एल्कलाइन है, वीकली एल्कलाइन, वीकली एल्कलाइन, इनमें से कौन सा कैसा है बताओ। सबके पीएच दे रखे हैं, सभी के सभी जो भी ये साल्ट है ना, सॉल्यूशन है एक तरह से, इनके पीएच दे रखे हैं। तो आप बताओ इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। और भी क्वेश्चन से पूछा है। फिर कह रहे अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन में इसको अरेंज करना है कि H प्लस आयन कैसे बढ़ता जा रहा है, उसमें इसको अरेंज करना है, ये भी बताना है आपको। फिर उसके बाद बताना है कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ, आप पूरा क्वेश्चन देख लेना नोट्स में, बट मैं ऊपर से बता रहा हूँ। एक ना एसिडिक साल्ट का नाम पूछ लिया इन्होंने, जो साल्ट एसिडिक है, तो आप एसिडिक के लिए NH4Cl का एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि NH4Cl जो है उसमें NH4OH जो कि वीक बेस से आ रखा है और Cl जो है वो HCl से आ रखा है स्ट्रॉन्ग, तो वो एसिडिक साल्ट हो गया। और इन्होंने पूछा है फिर उसके बाद कि जो बेसिक साल्ट है उसका एग्जांपल दो। बेसिक साल्ट में आप CH3COONA का एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि CH3CO वो वीक एसिड से आया है एंड जो NOH है वो उसका Na उसमें डाला हुआ है ना, तो वो बेसिक साल्ट हो गया। एंड इसके बाद इन्होंने पूछा है इसमें गिविंग द नेम ऑफ द पॉइंट आउट यूज टू द फॉर्म साल्ट, साल्ट मतलब कुछ नहीं, बस ये इसकी ये पूछ रहे हैं इसकी कहानी कि ये है क्या, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा बताओ, एक बार सोचो, जल्दी सोच लिया अगर वैसे आपने इसका आंसर, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार थोड़ा, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक यानी सबसे कम पीएच, तो भाई बी का सबसे कम है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन यानी सबसे हाईएस्ट पीएच इसका है, तो वो हो गया सी। फिर उसके बाद वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक यानी कि पीएच 7 से कम होना चाहिए और एकदम हाई भी नहीं होना चाहिए। देखो 7 से कम पीएच कौन है, ये दोनों है, पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि इसका पीएच कम है, तो ये होगा वीकली एसिडिक यानी कि नंबर 4 यानी कि 4 वाला मतलब ए है। फिर न्यूट्रल कौन है भाई, न्यूट्रल वो होता है जो 7 होता है, इसमें क्या सोचना ज्यादा, तो डी न्यूट्रल है। फिर उसके बाद वीकली एल्कलाइन की बात हो रही है, वीकली एल्कलाइन, तो वीकली एल्कलाइन कौन है, वीकली एल्कलाइन यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होता तो 13 होता, वीकली वो रहा। बस आया ना, समझ में आया, डाउट हो तो बता देना कमेंट में, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंसर आ गए। अब ये पूछ रहे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना, कह रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस आयन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान से सुनना आप, जैसे जैसे पीएच की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे जैसे पीएच बढ़ते जाता है वैसे वैसे H प्लस आयंस कम होते जाते हैं, यही मैंने बोला था, है ना। तो ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पीएच के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे ज्यादा पीएच किसका है बताओ मेरे को, सी का है सबसे ज्यादा पीएच। फिर उसके बाद ई का है, फिर उसके बाद किसका है, इसका डी का है, उसके बाद किसका है, ए का है, उसके बाद किसका है, बी का है, ठीक है। ये तो पीएच इसका 1 है और इसका कितना है, इसका है 13। तो मैंने क्या बोला, पीएच अगर ज्यादा होगा
तो H प्लस आयन कम होगा, यही बोला था। और अगर pH कम होगा तो H प्लस आयंस ज्यादा होंगे। H प्लस आयंस ज्यादा यानी एसिडिटी ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा। तो इसको मैं अरेंज करने जा रहा हूं। इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखो H प्लस आयन सबसे कम ये रहा और इन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर और वो सबसे ज्यादा H प्लस आयंस, तो इसको ऐसे अरेंज कर देंगे, बस सिंपल, आसान लगा के नहीं। तो हमें पहले पीएच के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है, उसके बाद सोचना है कि भाई पीएच अगर बढ़ता जा रहा है ना, देखो पीएच अगर बढ़ता जा रहा है तो पीएच जब देखो यहाँ पे पीएच एक्चुअल में कम हो रहा है, देखो 13 से लेकर 1 पे जा रहे हैं तो पीएच कम हो रहा है यानी H प्लस आयंस जो है वो बढ़ रहे हैं, यही इन्होंने पूछा है। पीएच कम होना, H प्लस आयंस बढ़ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन था, पता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप एक बार नोट्स में पक्का देखना, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको, वहां पे देख लेना। अच्छा अगर कभी मान लो आपको पिन कमेंट में लिंक ना मिले टेलीग्राम की, तो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी जरूर, बाकी ज्वाइन करके रखो भाई, बहुत फायदा होने वाला है आपको उससे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 2024 का है, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं, कह रहे कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को जो है ब्लू को रेड कर देता है, एक साल्ट है ब्लू को उसने रेड कर दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं वो कहां से ऑब्टेन हुआ है, ऑब्टेन कहां से हुआ है, तो इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, एक्टिव लर्निंग करते हैं आप, सच्ची में आप बहुत अच्छे हैं। HNO3 और NaOH, ब्लू को रेड कर दिया तो किस तरह का साल्ट होगा, सोचो एसिडिक होगा। अब ये देख लेना कि एसिड किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, बस खत्म। HNO3 NaOH H2SO4 और KOH, मतलब किन दोनों को मैं मिलाऊं तो मुझे एसिडिक साल्ट मिलेगा, ये पूछ रहे हैं एक तरह से। CH3 COOH NaOH और जो D है वो है HCl और NH4OH, ठीक है। इसका आंसर कमेंट कर देना, कमेंट कर देना इसका आंसर याद से एकदम। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या है, कह रहे हैं कि मतलब स्टमक में कौन सा एसिड होता है, स्टमक में एसिड दे रखा है, स्टमक एसिड, कोमा में इन्होंने दे रखा है कि उसका न्यूट्रलाइज कौन करता है, उसको जो स्टमक का एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, याद है अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए बताना कौन सा, देखो ऑप्शन देखते हैं आपको समझ आएगा क्या है क्वेश्चन। HCl MgOH होल ट्वाइस, मतलब स्टमक एसिड और न्यूट्रलाइज करता है उसको ये, हाँ या ना, तो अगर ये है तो ये ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। बी वाला HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी वाला है एमिनो एसिड, भाई एमिनो एसिड तो हमने पढ़ा ही नहीं इस चैप्टर में, एमिनो एसिड कहां से आ रहा है, वो तो लाइफ प्रोसेस में आएगा, के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड और MgOH होल ट्वाइस, बताओ कौन सा ऑप्शन है, कमेंट करना इसका आंसर, ठीक है। अब 2-3 और क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स के जो आ रखे हैं उसको देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के, तो उसमें क्या खास बात है। क्वेश्चन नंबर 4 2023 का सवाल है और ये कह रहे हैं ए सजेस्ट वन रेमेडियल, मतलब रेमेडी बतानी है सबकी, रेमेडी मतलब समझ रहे हो कि सॉल्यूशन बताना है। पहला कि प्रोडक्शन ऑफ मच एसिड, मतलब इनडाइजेशन हो जाए तो उसका सॉल्यूशन बताना है, इनडाइजेशन का सॉल्यूशन बताना है। किस तरह से पूछा गया वो आप नोट्स में देख लेना, इनडाइजेशन का सॉल्यूशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड कि स्टिंग ऑफ बी, जब मधुमक्खी का डंक लग जाएगा तो सॉल्यूशन क्या है वो आपको बताना है इसमें। फिर उसके बाद बी में इन्होंने पूछा है तो इनडाइजेशन का सॉल्यूशन क्या पता है ना आपको, वो अभी बताया था मैंने। स्टिंग ऑफ बी वो भी मैंने अभी बताया था आपको। जो ऑप्शन बी है, मतलब ऑप्शन बी नहीं क्वेश्चन बी है,
वो कह रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, फ्रेश मिल्क हैज पीएच, जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच होता है पीएच ऑफ 6, जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच 6 है। तो ये कह रहे हैं व्हेन इट चेंजेस, जब ये चेंज हो जाता है, व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड, जब ये दही में बदल जाता है, इनटू कर्ड, जब ये दही में बदल जाता है, विल इट्स पीएच इंक्रीज और डिक्रीज, विल इट्स पीएच इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका पीएच इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है ये बताना है। कह रहे वाई, क्यों, अगर डिक्रीज होता है तो क्यों, इंक्रीज होता है तो क्यों। और ये सारे क्वेश्चन मिला के, ये दोनों 2 मार्क्स और ये आखिरी वाला भी 1 मार्क्स, तो टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो बताओ क्या होगा। देखो अगर इसको इंडाइजेशन को कंप्लीट करना है, मतलब उसको प्रिवेंट करना है, तो क्या तरीका है, उसका तरीका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो। और स्टिंग ऑफ बी का तरीका क्या है, वो है बेकिंग सोडा दे दो, उसको माइल्ड बेस दे दो। और बी जो है वो कह रहा है फ्रेश मिल्क पीएच 6 है, तो व्हेन इट चेंजेस टू कर्ड विल इट्स पीएच इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर ये दही में बदल जाएगा तो ये और खट्टा हो जाएगा और इसके अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, लैक्टिक एसिड बढ़ने से एसिडिक हो गया, एसिडिक होने से इसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा। तो रीजन भी दे दिया मैंने, क्यों, क्योंकि एसिड, लैक्टिक एसिड इंक्रीज ड्यू टू विच पीएच गॉट डिक्रीज, पीएच डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक उतना पीएच कम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बस 2 और क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, अब 2 और क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टूथ इनेमल, जो टूथ इनेमल है उसका केमिकल कंपोजिशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 2023 में केमिकल कंपोजिशन लिखना है इनेमल का, कंपोजिशन ऑफ टूथ इनेमल ये बताना है। जो टूथ इनेमल है उसका केमिकल कंपोजिशन लिख दो, ठीक, ये चीज करनी है पहला। तो मतलब पूरा एक क्वेश्चन है पैराग्राफ में, अंडर व्हाट कंडीशन द पीएच, अंडर व्हाट कंडीशन द पीएच, अंडर व्हाट कंडीशन द पीएच इट स्टार्ट कोरोडिंग, मतलब कोरोड कब होता है ये बताना है, कोरोड कब होता है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन द रीजन, भी एक्सप्लेन कर दो इसका, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ टूथ डिके, कि टूथ डिके का रीजन क्या है ये पूछ रहे हैं। फिर कह रहे हैं सजेस्ट वन मेथड टू प्रिवेंट, सजेस्ट वन मेथड टू प्रिवेंट। तो भाई अभी अभी पढ़ा था इसको, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है, 3 मार्क्स। तो कैसे करेंगे इसको, देखो जो केमिकल कंपोजिशन होता है टूथ इनेमल का, वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट, जो कि क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, बस ये लिख दिया, 1 नंबर मिल गया। फिर क्या लिखेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन द पीएच, तो पीएच जब 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है तो कोरोड होने लग जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ टूथ डिके, तो हम बोलेंगे पीएच 5.5 से, व्हेन पीएच डिक्रीज लेस देन 5.5 देन टूथ डिके स्टार्ट ड्यू टू एसिडिक, मतलब एसिडिक नेचर हो जाता है इन माउथ। एंड इसका प्रिवेंशन क्या है, एक मेथड प्रिवेंट करने का, वो है टूथब्रश विच आर बेसिक इन नेचर, उसको यूज कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ए बी सी डी, ऐसे करके 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं और उनके पीएच दे रखे हैं 2, 7, 8 और 12, ये इसके पीएच है। फिर कह रहे हैं विच सॉल्यूशन लिबरेट, कौन सा सॉल्यूशन लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस को, ये बताओ। तो ए वाला करेगा, ए देखो ए ओनली ऑप्शन ए है, ए ओनली ऑप्शन बी है, डी ओनली ऑप्शन सी है, ए और डी दोनों ऑप्शन डी है, बी और सी। तो सोच के बताओ क्या होगा, कौन सा वाला
जब जिंक से रिएक्ट करेगा, जिंक क्या है, मेटल, तो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस कौन इवॉल्व करता है, एसिड। तो एसिड का है, एसिड कौन सा है, तो ये वाला एसिड है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी क्या, कि आप ये बोलोगे कि जब मैं जिंक को बेस NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूं तो भी तो मुझे Na2 Na2 याद है ना, Na2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि आप बोलोगे कि जब मैं बेस को रिएक्ट करता हूं, तो जब मैं बेस को रिएक्ट कर रहा हूं जिंक से, तभी भी तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ऐसे आप सोचोगे। बट एक चीज सुनो याद से, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच क्या होता है, अभी मैंने बताया था, याद करने के लिए बोला था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14, बट इसमें कहीं भी 14 पीएच दिख रहा है क्या, बताओ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अगर मैं देखो मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि बेसिक है तो बेसिक भी तो रिएक्ट करता है, बट बेसिक में सिर्फ यही करता है NaOH जिंक से, तो वो तो इसमें है ही नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो 14 होता है, वो नहीं है इसमें, तो सिर्फ बच गया ये एसिड। और ये तो न्यूट्रल है, ये क्या ही करेगा, ये न्यूट्रल है, तो इसका आंसर आ गया ए ओनली, सिर्फ ए है। ठीक है, कुछ कुछ लोग ए और डी भी लगा सकते थे, बट इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि NaOH जो है उसका पीएच 14 होता है और 14 इसमें है ही नहीं, तो फिर कैसे आएगा। अब जो अगला वाला एपिसोड है उसमें हम ना ये देखेंगे कि क्या देखेंगे, उसी में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, पहले से सस्पेंस बिल्ड होना चाहिए थोड़ा सा। बाकी अगर आपको देखो ऐसे जो हमें चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं ना, अगर इसके सारे एपिसोड देखने इस चैप्टर के, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। बाकी चैप्टर 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एकदम अच्छे से, उसकी प्लेलिस्ट देखनी है तो वो यहाँ पे मिल जाएगी। और एकदम अच्छे से पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट है डीपीपी को सॉल्व करना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।